डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति है उसके कारण और उसके कुछ घटनाक्रम, एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि उस समय का जो समाज था फ्रांस का वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। ये 3 वर्गों में फ्रांस का जो समाज था वो बटा हुआ था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये दोनों प्रथम और द्वितीय में आते थे। और तृतीय में जो थे कुछ पेशेवर, पैसे वाले लोग थे, वकील थे, मजदूर थे, गरीब थे, किसान थे, छोटे किसान थे और कुछ पादरी थे। तो ये तृतीय स्टेट में आते थे। एक चीज़ हमने देखी थी कि फ्रांस में आर्थिक रूप से स्थिति खराब हो चुकी थी, मजदूरों की जो स्थिति थी वो दयनीय हो चुकी थी, राजा का शोषण बराबर बढ़ रहा था, चर्च का शोषण बराबर बढ़ रहा था। तो या फिर फसल खराब हो जाना, अकाल पड़ जाना, इनकी वजह से भी किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। तो उस समय आवश्यकता थी एक ऐसे सामूहिक या सामाजिक समूह की जो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों से इस तृतीय स्टेट को निकाल सके। तो ऐसे समय में 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे नाम दिया गया मध्यम वर्ग। यानी कि 18वीं सदी में एक ऐसे सामाजिक समूह का जन्म हुआ जिसे मध्यम वर्ग का नाम दिया गया, क्योंकि इस मध्यम वर्ग के उदय से पहले समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, लेकिन उनको समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ना तो तृतीय स्टेट के पास साधन थे, ना उनके पास कोई कार्यक्रम था। लेकिन मध्यम वर्ग में कुछ ऐसे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो उस समय के नए विचारों से जुड़ रहे थे, शिक्षित हो रहे थे। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किया। इन्होंने व्यापार किया, रेशम, ऊनी वस्त्र, इनका व्यापार ये करने लग गए, अपने वस्तुओं का निर्यात करने लग गए। और निर्यात अगर नहीं भी कर रहे थे तो उन्हीं वस्तुओं को अपने फ्रांस में वो बेच रहे थे और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे थे। ऐसा वर्ग तृतीय स्टेट का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें सौदागर, निर्माता और पेशेवर, जो पैसे वाले हैं, वकील हैं, ये सारे इसमें शामिल थे। जो मध्यम वर्ग था उसकी एक मांग थी। मध्यम वर्ग ये कहता था कि कोई भी ऐसा वर्ग हो या सामाजिक समूह हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को जन्मना विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में अगर जन्म ले रहा है तो उसे जन्मना यानी जन्म लेते ही विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। अर्थात जो अधिकारों का आधार होना चाहिए वो होना चाहिए सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता। यानी कि ऐसा नहीं है कि सामाजिक हैसियत है तो आपको ज़्यादा अधिकार मिल रहे, नहीं, आपकी योग्यता कितनी है। सामाजिक हैसियत को दरकिनार करते हुए ये कहा गया कि समाज में योग्यता के आधार पर अधिकार मिलने चाहिए, ना कि जन्मना अधिकार। क्योंकि फ्रांस में यही था, जो प्रथम एस्टेट था और जो द्वितीय एस्टेट था, इसके व्यक्तियों को जन्मना विशेष अधिकार प्राप्त थे। और विशेष अधिकार क्या था? एक कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, किसी प्रकार के नियमों का इनके ऊपर बाध्यता नहीं थी। ये सारी जो बाध्यताएं थी वो तृतीय स्टेट के साथ थी। तो कहीं ना कहीं इस मध्यम वर्ग ने अपनी एक बात रखी कि किसी भी समूह के व्यक्तियों को जन्मना विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, योग्यता के आधार पर उसे अधिकार
मिलने चाहिए। इसके आगे हम देख रहे हैं कि जो उस समय फ्रांस में जो बौद्धिक क्रांति लाए लोग, जिन्होंने बौद्धिक रूप से लोगों को प्रभावित किया, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने भी किस तरह से इस मध्यम वर्ग को शक्ति दी, ताकत दी। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जॉन लॉक व रूसो, ये दो दार्शनिक थे, काफ़ी फेमस प्रसिद्ध दार्शनिक है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता, समान नियम व समान अवसर के आधार पर समाज की परिकल्पना, यानी कि जॉन लॉक और रूसो किस समाज की कल्पना कर रहे हैं, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी व्यक्ति के लिए समान नियम हो, सभी व्यक्तियों के विचार रखने की स्वतंत्रता हो और सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान हो। तो जॉन लॉक और रूसो ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएं, समान अवसर दिए जाएं और सभी के लिए समान नियम बने। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को ज़्यादा अधिकार दे दिए और पिछड़े वर्ग को या निम्न वर्ग को किसी भी प्रकार का अधिकार ना दिया गया हो। उसके बाद में लॉक, ये भी एक दार्शनिक थे लॉक। ये कहते हैं, इनकी एक पुस्तक थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान से देखिए, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लॉक के द्वारा रचित पुस्तक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में उन्होंने राजा की जो देवी अधिकार थे या जो सिद्धांत थे उनका क्या किया, खंडन किया। क्योंकि एक चीज हम पहले देख चुके हैं, राजनीतिक विषमता में क्या बताया गया था कि फ्रांस का राजा अपने आप को देवीय रूप में बताता था कि मैं देवता के समान हूं और मुझे देवी अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में इसके देवीय और निरंकुश अधिकारों का क्या किया है, खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो प्रजा के लिए कार्य कर रहा है, परंतु राजा उस समय अपने आप को क्या समझता था, देवी अधिकारों से युक्त, अपने आप को देवता के स्थान पे समझता था। लेकिन लॉक ने इसका क्या किया, खंडन किया। उसके बाद में आते हैं रूसो, जिनकी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कौन से समाज की कल्पना, समान अधिकार, स्वतंत्रता और समान अवसर। उसके बाद में रूसो क्या कहते हैं कि जनता व प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार, राज्य में एक ऐसी सरकार का निर्माण हो जिसमें जनता और जनता के जो प्रतिनिधि है उनके बीच में सामूहिक या सामाजिक प्रतिबंध हो। यानी कि कहने का मतलब जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच में सामाजिक अनुबंध, एक ऐसा समझौता हो जिसमें जनता का भी ध्यान रखा जाए और प्रतिनिधि का भी अधिकार बना रहे। रूसो ये कहते हैं। उसके बाद में आते हैं एक और दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनके लिए ये कहा है कि इन तीनों के बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए। किसी भी एक अंग को विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए। यानी कि सरकार के या सत्ता के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये मॉन्टेस्क्यू कहते हैं। तो इन तीनों के बीच में सत्ता का जो विभाजन है वो समान रूप से होना चाहिए, किसी भी एक अंग को विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे हमारे दार्शनिक हो, जॉन लॉक हो, रूसो हो, मॉन्टेस्क्यू हो, लॉक हो, इन्होंने सभी ने फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी उसको प्रभावित किया है। और जो तृतीय स्टेट है
उनको प्रेरित किया है अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता के लिए, समान अवसर के लिए। अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा इन्होंने जो वहाँ की जनता थी उसको प्रेरित किया क्रांति के लिए। अब हम बात करते हैं एस्टेट जनरल। आपको मैं बता दूं, एक चीज हमने देखी कि राजा कर लगाता था, चर्च भी अपना कर लगाता था। यहां जानने की बात यह है कि क्या राजा सच में स्वयं कर लगाता था? नहीं, कभी भी राजा ने स्वयं कर नहीं लगाया। उसकी परामर्श के लिए एक सभा का गठन किया। राजा ने अपनी परामर्श के लिए एक सभा का गठन किया था एस्टेट जनरल का 1614 ईस्वी में, और ये निर्णय लिया गया था कि जो भी नियम, कानून, सिद्धांत बनेंगे या कर लगाया जाएगा वो आपस में राजा और जो प्रतिनिधि सभा है उसके समझौते के बाद में ही कर लगाया जाएगा। परंतु राजा वैभवचारी था, खर्चीला था। एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने का अधिकार राजा को था, तो राजा ने अपने निज स्वार्थ के लिए इसकी स्थापना के बाद में कभी भी बैठक नहीं बुलाई और लगातार जनता के ऊपर कर लगाता रहा। क्यों? अगर एस्टेट जनरल की बैठक होती तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन राजा ने कभी भी एस्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई और अपने मन मर्जी से जनता के ऊपर कर लगाता रहा। लेकिन जनता का विरोध इतना बढ़ गया कि अंत में जाकर 175 वर्ष के बाद 1614 में स्थापना हुई। इसके बाद में 175 वर्ष यानी कि 1789 ईस्वी 5 मई 1789 ईस्वी को फिर से करों को लेकर एक प्रतिनिधि सभा की मीटिंग की गई। वर्साई के महलों को सजाया गया। 5 मई 1789 ईस्वी को एस्टेट जनरल की सभा बुलाई गई। इसमें जो तीनों ही दल थे या जो समूह थे इनको आमंत्रित किया गया था। प्रथम एस्टेट हो, द्वितीय एस्टेट हो और तृतीय एस्टेट हो, कहीं ना कहीं इनकी बैठक बुलाई गई। आपको बता दूं कि इसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या थी, प्रथम एस्टेट से 300, द्वितीय एस्टेट से 300 और तृतीय एस्टेट से 600, ऐसे ये इनके प्रतिनिधियों की संख्या थी। इसमें कोई भी प्रस्ताव अगर लिया जाता था तो मतदान के द्वारा लिया जाता था, और पहले ये नियम था कि एक एस्टेट का यानी एक समूह का एक मत माना जाएगा। एक मत यानी प्रथम एस्टेट का एक मत, द्वितीय एस्टेट का एक मत और तृतीय एस्टेट का एक मत, यानी 300 व्यक्तियों पर एक मत, फिर 300 व्यक्तियों पर एक मत और 600 व्यक्तियों पर भी एक मत। एक मत का सिद्धांत लागू था पहले, परंतु जो मध्यम वर्ग से निकलकर जो व्यक्ति आए थे, जो तृतीय एस्टेट का नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने इस प्रोसेस का या इस नियम का क्या किया? विरोध किया। और उन्होंने एक बात कही कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर, यानी कि दोबारा से समझिए, तृतीय एस्टेट ने जो मतदान की प्रक्रिया थी कि एक दल का एक मत होगा, इसका विरोध किया और अपनी बात रखी कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर हमें यह अधिकार देना चाहिए कि एस्टेट जनरल के प्रत्येक व्यक्ति मतदान करे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। इसका जिक्र भी किया गया है। रूसो की एक काफ़ी फेमस पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की काफ़ी फेमस पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर आधारित थी, जिसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। तो यही बात किसने रखी? तीसरे एस्टेट ने, कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होना चाहिए। लेकिन राजा ने इनके इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? मना कर दिया। तृतीय एस्टेट क्या कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान देना चाहिए, लेकिन राजा ने क्या कर दिया? इस प्रस्ताव को मना
कर दिया, इस प्रस्ताव को मना कर दिया, ये सभा भंग हो गई। लेकिन जो तृतीय स्टेट के जो व्यक्ति थे वो यहाँ से नहीं गए और इन्होंने स्वयं ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। यानी कि तृतीय स्टेट ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली, और यहीं बैठे रहे और उन्होंने एक ही मांग रखी कि हमारे अधिकारों को माना जाए, हमारी बात को स्वीकार किया जाए कि स्टेट जनरल में मतदान का सभी को अधिकार होना चाहिए। ये सभा यहीं खारिज हो गई और तृतीय स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वहीं बैठे रहे। लेकिन राजा ने जो सभा भवन था, सभा भवन, उसके बाहर क्या लगा दिया? ताला लगा दिया। सभा भवन के बाहर ताला लगा दिया। तो जो तृतीय स्टेट के व्यक्ति थे, जो भी, इन्होंने सभा भवन के बाहर जो टेनिस कोर्ट बना हुआ था, टेनिस कोर्ट, वहीं बैठकर अपनी सभा चलाने लग गए। यानी कि टेनिस कोर्ट का मैदान था वहाँ पर, राजभवन के बाहर, वर्साई के महलों के बाहर, वहाँ पर ही ये बैठकर अपनी सभा करने लगे। ये घटना थी 20 जून 1789, जिसे टेनिस कोर्ट की घटना के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से फिर इनका विद्रोह बढ़ता चला गया। तृतीय स्टेट का नेतृत्व कर रहे थे मिराबियो व आबेसिये। ध्यान से सुन लेना कि तृतीय स्टेट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे मिराबियो व आबेसिये। आबेसिये पादरी थे और मिराबियो एक कुलीन परिवार से थे, लेकिन फिर भी ये तृतीय स्टेट का साथ दे रहे थे। मिराबियो और आबेसिये पादरी थे। कहीं ना कहीं आबेसिये ने एक पुस्तक भी लिखी, पैम्फलेट, और उसमें ये बताया गया है कि तीसरा स्टेट क्या है। अपनी इस पुस्तक में, पैम्फलेट में, उसने तीसरे स्टेट के बारे में पूरी व्याख्या की है। और इन्होंने इस जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी, इसका नेशनल असेंबली का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। और इसी नेतृत्व के तहत विद्रोह बढ़ता गया। जो सरकारी खजाना था राजा ने अपने अधीन कर लिया। राजा को डर सताने लग गया, तो उन्होंने शहरों में, नगरों में अपनी सेना भेज दी। जो जनता थी उनके आंदोलन को कुचलने के लिए। लेकिन इनका आंदोलन बढ़ता गया, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और 14 जुलाई 1789 को इन्होंने जो बास्तिल का दुर्ग था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया। बास्तिल के दुर्ग के ऊपर हमला कर दिया और इसको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। इसमें जो बंदी थे, हालांकि 7 ही कैदी थे, उनको भी छुड़ा दिया और बास्तिल का जो कमांडर था उसको मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ धीरे धीरे ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी वो फैलने लग गई। एक अजीब सा माहौल कायम हो गया। जो बेकरी वाले थे उन्हें ये भय सताने लग गया कि लूटपाट ना हो, तो उन्होंने इसका क्या कर लिया? संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए खाने की कमी हो गई। खाने की कमी को देखते हुए मजदूर, किसान, ये सब इस फ्रांस की राज्य क्रांति में शामिल हो गए और क्रांति यहाँ से प्रारंभ हो गई। आज के टॉक में इतना ही है। सभी विद्यार्थी ध्यान देवें कि जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो नोट्स आपको दिए गए हैं, उसको आप रिटर्न करें और जो ओबीटी आपको दी जाती है उसको आप अपनी कॉपी में आंसर सहित लिखते रहें।